हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है एलएचवी कोच। एलएचवी कोच की फुल फॉर्म है लिंक हाफमैन बुश। एलएचवी कोच जर्मनी की एक कंपनी थी जिसके द्वारा एलएचवी कोच का डिजाइन तैयार किया गया। उसके बाद सन 1998 में अस्टलम कंपनी द्वारा अधिग्रहण के बाद 1999 में इस कोच को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडियन रेलवे ने इस कोच का अस्लम कंपनी के साथ करार किया और सन 2000 से इंडियन रेलवे में एलएचवी कोचों की सेवा शुरू की गई। यह कोच पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इस कोच की लंबाई 23,540 और इसकी सीवीसी तक लंबाई 24,000 है। चलिए शुरू करते हैं आगे। एलएचबी कोच, यह कोच जर्मनी के लिंक हाफमैन बुश असलम कंपनी का डिजाइन है। नंबर 2, पुरानी एवं पारंपरिक आईसीएफ कोच जो कन्वेंशनल कोच थी, उस कोच का डिजाइन स्विट्जरलैंड की स्टीलियन कंपनी के डिजाइन पर आधारित है और इस कोच की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कोच के बोगी के डिजाइन में सामान्य मामूली परिवर्तन कर इसकी गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, इस कोच में 2 फिएट बोगी प्रयोग होती हैं। फिएट की जो फुल फॉर्म है फैब्रिका, एफ फॉर फैब्रिका, आई फॉर इटालियनाडे, ए फॉर ऑटोमोबाइल और टी फॉर टोरिनो। फिएट बोगी ट्विन एक्सल बोगी है जिसमें 2 स्टेज सस्पेंशन व्यवस्था है। फिएट बोगी का जो फ्रेम है वो प्राइमरी सस्पेंशन पर टेस्ट रेस्ट करती है। बॉडी का भार सेकेंडरी सस्पेंशन पर वहन किया जाता है और फिएट बोगी का जो फ्रेम है, फिएट बोगी के फ्रेम का आकार बाई आकार का बना है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, फिएट बोगी का जो क्रॉस सेक्शन है वो एच सेक्शन होता है। ये फिएट बोगी है। इसका जो एक ट्विन एक्सल बोगी है, इसमें 2 सस्पेंशन व्यवस्था है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सस्पेंशन पर बोगी का ये जो फ्रेम है ये रेस्ट करता है प्राइमरी सस्पेंशन पर और बॉडी का भार सेकेंडरी सस्पेंशन द्वारा वहन किया जाता है। नंबर 7, प्रत्येक एक्सल के अंतिम सिरे पर क्वार्टर स्टेपर रोलर बेयरिंग का प्रावधान है। यह एक प्री असेंबल यूनिट के रूप में आता है। इसका अनुरक्षण 1.2 मिलियन किलोमीटर के बाद करना होता है। ये जो फिएट बॉगी है इसमें इसके एक्सल के ये एक्सल है, इस एक्सल के अंतिम छोर पर कॉर्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रावधान है। कॉर्टेज टेपर रोलर बेयरिंग यानी CTRB एक प्री असेंबल यूनिट के रूप में आता है और इसका जो अनुरक्षण है वो 1.2 मिलियन किलोमीटर के बाद करना होता है। इसमें जो स्प्रिंग फिट हुई हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन में, दोनों सस्पेंशन में जो है नेस्टेड नेस्टेड स्टील हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान है। प्राइमरी सस्पेंशन सीधा एक्सल बॉक्स पर 4 स्थानों पर है। ये जो प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल पर 4 स्थानों पर है, जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन
बॉगी बॉलिस्टर के नीचे लगा है। ये जो सेकेंडरी सस्पेंशन है ये बॉगी बॉलिस्टर है, इसके नीचे लगा है। इसमें जो है इस बॉगी में आपके दो व्हील सेट होते हैं। ये दो व्हील सेट हैं और ये बॉगी का फ्रेम है जो बाई आकार का है। और ये आपके इस बॉगी में तुम्हारे 9 डंपर प्रयोग होते हैं फीड बॉगी में। 9 डंपर, जिसमें 4 प्राइमरी प्राइमरी सस्पेंशन में, 2 डंपर यानी 2 शॉक ऑब्जर्वर सेकेंडरी सस्पेंशन में, 1 लेटरल और 2 यार्ड डंपर। इस हिसाब से एक फीड बॉगी में 9 डैम्पर प्रयोग होते हैं और पूरे कोच में 2 बोगी यानी कि 2 फीड बोगी प्रयोग होती हैं। तो कुल मिलाकर 18 टॉर्क ऑब्जर्वर एक कोच में प्रयोग होते हैं। आगे चलते हैं। दोनों सस्पेंशन में नेस्टेड स्टील हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान है। प्राइमरी सस्पेंशन सीधा एक्सल बॉक्स पर 4 स्थानों पर है, जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन बॉगी बॉलिस्टर के नीचे लगा है, जैसा कि अभी देखा। नंबर 9, इस कोच में एक्सल माउंटिंग डिस्क ब्रेक का प्रावधान है। ये जो LHB कोच है इसमें एक्सल माउंटिंग डिस्क ब्रेक का प्रावधान है। ये आपकी डिस्क ब्रेक है, डिस्क है, क्या है, डिस्क है, ब्रेक डिस्क जिसे बोलते हैं। और एक्सल माउंटिंग डिस्क ब्रेक के उपयोग के कारण ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ ब्रेकिंग के कारण पहिए के ट्रेड पर हिसाब की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। ये फीड बोगी है जिसमें ये ब्रेक पैड हैं और ये ब्रेक डिस्क है और ये PC फ्लेक्सिबल हॉज पाइप हैं और ये ब्रेक कैलिपर है, ये जो लगा हुआ है ये एक्सल है। और ये जो ब्रेक डिस्क हैं इन दोनों के बीच की दूरी, एक ही एक्सल पर इन दोनों के बीच की दूरी 1030 mm है, जबकि व्हील डिस्क के इनर साइड से ब्रेक डिस्क यानी कि व्हील व्हील सेट यानी कि ये जो व्हील है व्हील के इनर फेस और ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी 175 mm होती है। आगे चलते हैं। ये हमारा LHB कोच में फिट किए गए एयर ब्रेक प्रणाली, जिसे हम फैबली और नॉरबीम यानी LHB कोच में जो फिट की गई एयर ब्रेक प्रणाली है वो फैबली और नॉरब्रीम कंपनी की हैं, जिसमें ये फैबली का डायग्राम है और ये नॉरब्रीम का डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा ब्रेक कैलिपर है, ये ये ब्रेक कैलिपर है, ये ब्रेक पैड है, ये ब्रेक डिस्क है और ये ब्रेक सिलेंडर। ये जो ब्रेक डिस्क है ये एक एक्सल पर 2 की संख्या में होती हैं और पूरी बॉगी में 4 ब्रेक डिस्क होती हैं और पूरे कोच में 8 ब्रेक डिस्क। इसका जो डाया है वो 640 mm है और इस ब्रेक डिस्क की जो थिकनेस है वो 110 mm है। चलिए चलते हैं। प्रत्येक एक्सल पर 640 गुणा 110 mm साइज के ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। आगे है LHB कोच में ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। यानी कि LHB कोच में ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है, जिसकी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार हैं। जैसे ब्रेक पाइप और फीड पाइप 28 mm बाहरी व्यास
आउटर डाया। कोच की पूर्ण लंबाई में ब्रेक पाइप और फीड पाइप समांतर स्थिति में लगे हैं और तथा बोगी के पास आकर दो भागों में विभाजित होकर दोनों अंतिम छोर पर हेड स्टॉक के नीचे दो सेट में बट जाते हैं। प्रत्येक कोच में 4-4 बीपी एवं एफपी एंगल कॉक का प्रावधान है। ये ब्रेक पाइप और फीड पाइप 28 mm व्यास के होते हैं। जब ये फीड पाइप हेड स्टॉक के पास पहुंचते हैं और ये दो भागों में बट जाते हैं, तब इनका जो व्यास है वो 32-32 mm हो जाता है। और जब यह कोच की अंतिम समांतर स्थिति में यानी कि ब्रेक कंट्रोल पैनल से निकलते हैं तब 28 mm रहता है। और जब ये हेड स्टॉक के पास यानी कि एंगल कॉक और हमारा हॉर्स पाइप पे कनेक्ट होते हैं तो वहाँ इनका साइज 32 mm हो जाता है। और ये हेड स्टॉक के नीचे दो सेट में बट जाते हैं। प्रत्येक कोच में 4 बीपी, तो प्रत्येक कोच में 4 बीपी और 4 एफपी एंगल कॉक का प्रावधान है। अभी वर्तमान में 4-4 ना होके प्रत्येक कोच में 2 बीपी और 2 एफपी एंगल कॉक लगे हुए हैं वर्तमान में। आगे है ब्रेक उपकरण का विवरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व KEIPD यानी कि KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सीरीज टाइप होता है। P होता है पैसेंजर कोच के लिए और EP होता है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक के साथ का प्रावधान। डी डिस्क ब्रेक के लिए। ये जो KEIP है इसका मतलब है KEI में KE का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सीरीज टाइप और P का पैसेंजर कोच के लिए, EP का क्या है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के साथ का प्रावधान है और D डिस्क ब्रेक के लिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। आगे है 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के लिए हिल स्लाइड प्रोटेक्शन की व्यवस्था के लिए के साथ है। अगला है नंबर 2 ब्रेक एप्लीकेशन समय है। का ब्रेक एप्लीकेशन समय है 3 से 5 सेकेंड। ब्रेक रिलीज समय है 15 से 20 सेकेंड। आगे है ब्रेक उपकरण मुख्यतः 4 स्थानों पर लगा होता है। नंबर 1 प्रेशर टैंक, एयर रिजर्वायर, प्रेशर टैंक या एयर रिजर्वायर। नंबर 2 ब्रेक कंट्रोल पैनल। नंबर 3 बॉगी के उपकरण। नंबर 4 कार बॉडी पर उपकरण। प्रेशर टैंक या एयर रिजर्वायर क्या होता है? नंबर 1 मेन रिजर्वायर चेक वाल्व के साथ 125 लीटर ब्रेक एप्लीकेशन के लिए होता है। यानी कि जो प्रेशर टैंक या एयर रिजर्वायर होते हैं उनमें मेन रिजर्वायर चेक वाल्व के साथ 200 लीटर का होता है, जिसमें 175 लीटर का जो रहता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर वो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए रहता है और 75 लीटर का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर रहता है वो टॉयलेट और ब्रेक एप्लीकेशन दोनों के लिए उपलब्ध होता है। नंबर 3 कंट्रोल रिजर्वायर में एक कंट्रोल रिजर्वायर होता है, वो 6 लीटर का होता है। आगे है ब्रेक कंट्रोल पैनल। तो ब्रेक कंट्रोल पैनल नंबर 1 प्रेशर चेक करने के लिए टेस्ट फिटिंग BP, FP, TR और BC। BP ब्रेक पाइप, FP फीड पाइप, TR कंट्रोल रिजर्वायर और BC ब्रेक सिलेंडर। आगे है प्रेशर स्विच व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें एक प्रेशर स्विच होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 3 BP, FP के फिल्टर और डक्ट कलेक्टर होता है। नंबर 4 आइसोलेशन कॉक BP, FP बॉगी फर्स्ट के लिए एवं बॉगी 2 के लिए एवं TDTS। नंबर 5 लोड सेंसिंग
वॉल्व, लोड सेंसिंग वॉल्व के सिग्नल के अनुसार सभी प्रकार के ग्रास वेट के लिए उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ डीसी प्रेशर को नियंत्रित करना। हम आगे नंबर 3, बॉगी के उपकरण। बॉगी में जो उपकरण लगे हुए हैं, नंबर 1, हॉर्स कनेक्शन। प्रत्येक एक्सल के ब्रेक सिलेंडर को जोड़ने के लिए हॉर्स कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ब्रेक कैलिपर। 8 की संख्या में, यानी कि प्रत्येक कोच में 8 की संख्या में ब्रेक कैलिपर प्रयोग होते हैं और एक बोगी में 4, यानी कि प्रत्येक बोगी में 4 ब्रेक कैलिपर प्रयोग होते हैं और एक कोच में 8 ब्रेक कैलिपर प्रयोग होते हैं। आगे है यूआईसी टाइप 35 mm मोटाई के 200x2 वर्गाकार पैड, ब्रेक पैड के लिए, यानी कि इसमें जो यूआईसी टाइप जो ब्रेक पैड प्रयोग होते हैं वो उनकी मोटाई 35 mm होती है और उनका जो क्षेत्रफल है वो 200x2 यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर है और कैलिपर की प्रभावी ब्रेक त्रिज्या जो है 247 mm। आगे है ब्रेक कैलिपर का लिवरेज अनुपात। जो ब्रेक कैलिपर है इसका लिवरेज अनुपात 2.17 सभी के लिए, सभी एलएचवी कोचों के लिए होता है तथा पावर कार के लिए इसका लिवरेज अनुपात 2.48 होता है। ब्रेक कैलिपर का जो लिवरेज अनुपात है 2.17 सभी प्रकार के कोचों के लिए रहता है तथा पावर कार के लिए 2.48 होता है। ये हमारा ब्रेक कंट्रोल पैनल है। इसमें ये डीवी है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। इसमें C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ और टेस्ट फिटिंग यहाँ लगे होते हैं। रिलीज पैड, रिलीजिंग रॉड जो रहती है, क्यूक रिलीजिंग वाल्व जिसे बोलते हैं, ये लगा है। इसे क्यूक रिलीजिंग डिवाइस बोलते हैं। ये इंडिकेटर है, ये आइसोलेशन कॉक ये हैं और तुम्हारी इस स्कॉट डीवी के साथ, यानी कि ये जो डीवी है स्कॉट कंपनी की है। इसी में ये ब्रेक कंट्रोल पैनल है, इसी में ये तुम्हारा ब्रेक का पूरा व्यवस्था किया हुआ होता है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर जो होता है ये हमारा एयर्ड बॉगी में भी ब्रेक सिलेंडर है और ये ब्रेक कैलिपर है। ब्रेक कैलिपर के बारे में भी यहाँ मैं चर्चा किया। ये ब्रेक कैलिपर के बारे में। अभी हम ब्रेक सिलेंडर ये है आपका, ये ब्रेक कैलिपर है। ब्रेक सिलेंडर जो होता है वो कम्पैक्ट डिजाइन होता है। ब्रेक सिलेंडर का जो डिजाइन है वो कम्पैक्ट डिजाइन होता है और इसमें जो है आंतरिक ऑटो सिग्नल एक्टिंग स्लैग एडजस्टर होता है। इसके अंदर जो है एक आंतरिक ऑटो सिग्नल एक्टिंग स्लैग एडजस्टर होता है। इसका जो ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक है वो 21 mm होता है और ब्रेक सिलेंडर की जो स्लैग क्षमता है वो 160 mm होती है और ब्रेक सिलेंडर का जो साइज है वो 10 इंच या 254 mm होती है। ये 250 दे रखा है लेकिन एक्चुअल जो इसका 10, क्योंकि 1 इंच 25.4 mm के बराबर होता है, इसलिए 10 इंच के हिसाब से इसका जो mm में होगा वो 254 mm होगा। यानी ब्रेक सिलेंडर का साइज 254 mm होगा और इसमें अधिकतम प्रेशर, यानी एलएचवी कोच में जो प्रयोग होने वाला जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें अधिकतम बीसी प्रेशर जो रहेगा वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहता है। आगे है ब्रेक पैड। इसमें जो ब्रेक कैलिपर में
ब्रेक कैलिपर में जो ब्रेक पैड होते हैं वो कंपोजिट टाइप के प्रयोग होते हैं, कंपोजिट टाइप के। और ब्रेक पैड की जो मोटाई है वो 35 mm है तथा 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया होता है ब्रेक पैड का। आगे है नंबर 2, कुल जो हमारे ब्रेक पैड प्रयोग होते हैं LHV कोच में कुल 16 ब्रेक पैड का प्रयोग होता है, 8 प्रत्येक बोगी पर, यानी कि एक बोगी में 8 और एक कोच में 16। 8 8 बाएं हाथ के और 8 दाएं हाथ के डिजाइन होते हैं। प्रत्येक कैलिपर में 2, यानी कि प्रत्येक कैलिपर में 2 ब्रेक पैड का प्रयोग होता है। आगे है हमारा ब्रेक डिस्क, प्रत्येक कोच में 8, यानी कि प्रत्येक कोच में जो है ब्रेक डिस्क का जो प्रयोग होता है वो 8 होते हैं और एक एक्सल पर 2 होते हैं और एक बोगी में इस हिसाब से 4 हो गए। आगे है डिस्क साइज, जो ब्रेक डिस्क है उसका साइज, और ब्रेक डिस्क का जो व्यास है वो 640 mm है। ब्रेक डिस्क की जो मोटाई है वो 110 mm है और ब्रेक डिस्क का जो मटेरियल है ब्रेक कास्ट आयरन का है। नंबर 4, कन कनकेव वियर अनुमेय 2 mm है और स्लेटिंग वियर अनुमेय 2 mm। आगे है नंबर 6, सेंसर, स्पीड सेंसर केबल और पॉनिक व्हील। स्पीड सेंसर केबल पॉनिक व्हील 80 दांते के साथ, यानी स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील होता है 80 दांतों के साथ होता है, उसमें 80 दांते कटे होते हैं और प्रत्येक एक्सल पर नंबर 1, प्रत्येक एक्सल के लिए एक, प्रत्येक एक्सल के लिए एक कोच में 4 की संख्या में जो स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील हैं तो प्रत्येक एक्सल के लिए एक होता है और एक कोच में 4 की संख्या में स्पीड सेंसर पॉनिक व्हील का प्रयोग होता है। नंबर 2, स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच, स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच जो गैप होता है, जो गैप होता है हमारा 0.9 से 1.4 mm के बीच होता है। 0.9 से 1.4 mm, यानी कि स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच जो गैप होता है 0.9 से 1.4 mm होता है नोर ब्रिम के लिए। और यदि फैमिली के लिए हो तो वो ये होता है, फैमिली के लिए ये जो दे रखा है वो होता है 0.7 से 1. आगे है कोच के आंतरिक भाग में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है, यानी कोच के आंतरिक भाग में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है। आगे है कार बॉडी पर उपकरण या पुर्जे, जो हमारी LHV कोच की बॉडी है उसके उपकरण और पुर्जे। नंबर 1, एंगल कॉक, एक कोच में 8 की संख्या में, कोच के प्रत्येक अंतिम सिरे पर 4 की संख्या में, 4 की संख्या में BP, BP2, FP1। तो एंगल कॉक जो अभी प्रेजेंट में कोच के हर कोच में 4 एंगल कॉक का प्रयोग हो रहा है, ये पुराना है। अभी वर्तमान में 4 एंगल कॉक का प्रयोग हो रहा है, कोच के प्रत्येक अंतिम छोर पर 2-2 की संख्या में होते हैं, एक BP और एक FP। आगे है BP और FP एयर हॉर्स 8 की संख्या में, 8 ना होकर यहाँ 4 होगा, 4 की संख्या में 2 BP और 2 FP।
आगे है ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज इंडिकेटर। 4, कोच के दोनों साइडों में 2 की संख्या में प्रत्येक बॉगी के लिए, तो इंडिकेटर जो होते हैं कोच की जब ब्रेक के लिए जो होते हैं इंडिकेटर, तो वो 4 होते हैं। कोच के दोनों साइडों में 2 की संख्या में प्रत्येक बॉगी के लिए होते हैं। आगे है एंटी स्किड वाल्व या डंप वाल्व। एंटी स्किड वाल्व को ही डंप वाल्व कहते हैं और प्रत्येक कोच में 4 की संख्या में डंप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक एक्सल के लिए एक, यानी कि एक एक्सल पर एक डंप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। डंप वाल्व। आगे है इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर। इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर प्रत्येक कोच में एक होता है। यह पुर्जा ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। ये जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है। इसका कार्य इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो यह रैक के प्रत्येक कोच में इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई कर देता है। यह प्रत्येक कोच में एक होता है, ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। इसका कार्य बॉगी प्रेशर के गिरावट के अनुसार ट्रेन की लंबाई में बीपी प्रेशर को बड़े ऑरिफिस से बाहर निकालकर शीघ्रता से एक समान ब्रेक लगाता है। अलार्म पुल हैंडल है। और ये रीसेटिंग करने का स्थान है। इसको अलार्म पुल बॉक्स है ये। इसको वो जो है रिलीज करने के लिए इसको इधर उधर करना पड़ता है, और जब हमें इमरजेंसी ब्रेक लगानी तो इसको नीचे की ओर खींचना पड़ता है। ये PEASD है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। इसके ऊपर ही ये पुल बॉक्स लगा रहता है। आगे है आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों के जल्द निकास के लिए कोच की बॉडी में 4 स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट विंडो का प्रावधान है। यानी कि प्रत्येक कोच में यात्रियों को शीघ्र निकासी के लिए 4 स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट विंडो का प्रावधान। ये हैंडल है, जहां इमरजेंसी विंडो लगी होगी वहां ये लगा होगा। प्रत्येक कोच में 4 इमरजेंसी विंडो लगी रहती हैं। जब भी हमें इमरजेंसी विंडो को खींचना होता है तो उसको खींचते हैं, विंडो निकल आती है आपातकालीन इमरजेंसी के समय। आगे है 18, LHB कोच के दोनों अंतिम सिरों पर टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रावधान किया गया है, और यह CVC AAR डिजाइन का कपलर है जिसमें एंटी क्लाइविंग फीचर का प्रावधान है। इसकी हॉलिंग क्षमता 26 डिब्बों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 डिब्बों के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा। CVC ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक रूप से घुमाने से रोकने के लिए ऑपरेटिंग हैंडल के हाउसिंग में हैंडल को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू प्रावधान है। यह है सेंटर बफर कपलर। यह है टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर है जो कोच के दोनों सिरों पर हेड स्टॉक में लगा होता है। इसमें एंटी क्लाइविंग फीचर का प्रावधान है, और यह है AAR डिजाइन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिका रेल रोड AAR का फुल फॉर्म है। यह एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है। इसमें ये जो है ये वाला हिस्सा एंटी क्लाइविंग फीचर होता है। ये जो गार्ड आर्म है और उधर साइड में एक पिंग पॉकेट है। ये वाला गार्ड आर्म अगले वाले CVC के पिंग पॉकेट में जाकर इंटरलॉकिंग कर देता है,
यानी कि मेल, ये मेल पार्ट है, और विंग पॉकेट जो होता है वो फीमेल पार्ट है, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग हो जाता है। जैसे दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ता और ज़्यादा क्षति भी नहीं पहुंचती, जान माल का नुकसान कम होता है। इसलिए ये जो CVC है इसमें एंटी क्लाइविंग फीचर का प्रावधान है। आगे है ये आपका विंग पॉकेट है, और ये वाला हिस्सा गार्ड आर्म है। अगले वाले CVC का गार्ड आर्म इस विंग पॉकेट में आता है, तो ये वाला गार्ड आर्म उस वाले CVC के विंग पॉकेट में जाकर टाइट लॉक हो जाता है, यानी इंटरलॉकिंग हो जाता है, जिससे कि ये जो कपल, जब भी एक्सीडेंट होता है तो कपलर जो है कोच को एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। ये CVC ऑपरेटिंग हैंडल और हाउसिंग है। ये लॉकिंग स्क्रू है। ये आपका रियर बोगी है। रियर बोगी में ये टर्मिनल बॉक्स है, और पॉनिक व्हील एक्सल बॉक्स कवर के साथ। ये जो पॉनिक व्हील लगा हुआ है इसमें ये सेंसर केबल है। स्पीड सेंसर जो होता है इसमें यहाँ स्पीड सेंसर लगा है, यहाँ पॉनिक व्हील लगा है जिसमें 80 दांत कटे रहते हैं। स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच 0.9 से 1.4 mm गैप रहता है। ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन है, सेंसर केबल है। आगे चलते हैं। LHB कोच की लंबाई 23,540 mm हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक है, जबकि ICF कोच की लंबाई 21,337 mm है हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक। अब यदि LHB कोच की लंबाई CVC से CVC तक पूछी जाती है तो वो होती है 24,000 mm, और यह जो LHB कोच की लंबाई ICF कोच से लगभग 2.2 मीटर अधिक है। LHB कोच की जो लंबाई है ICF पुराने ICF कन्वेंशनल कोच के से लगभग 2.2 मीटर अधिक है, जिसके कारण इसकी बैठक क्षमता बढ़ गई है और बॉडी की आंतरिक संरचना में बेज और पार्टवे अधिक चौड़े हो गए हैं, यानी कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और बॉडी की आंतरिक संरचना में वे जो निकलने का रास्ता रहता है और पाथवे अधिक चौड़े हो गए हैं। आगे है LHB कोच की बॉडी में कंपोजिट मटेरियल तथा आवश्यकता अनुसार स्टेनलेस स्टील का अधिकतम प्रयोग होने के कारण इसका वजन हल्का हो गया। यानी कि LHB कोच की बॉडी में कंपोजिट मटेरियल तथा आवश्यकता अनुसार स्टेनलेस स्टील का अधिक प्रयोग होने के कारण इसका वजन हल्का हो गया। आगे है लेबोरेटरी मॉड्यूल, वातानुकूलित यूनिट के कवर, विंडो फ्रेम, स्नैक टेबल ट्रे, सीलिंग सीट, साइड पैनल, डोर फ्रेम पैनल, वॉश बेसिन, डोर फ्रेम पैनल आदि कंपोजिट मटेरियल के। और LHB कोच की राइट रिंग इंडेक्स 2.5 है। आगे है LHB कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का प्रावधान है, ताकि स्टेशन परिक्षेत्र में गंदगी ना फैले। आगे है रियर बॉगी वाली LHB कोच में ब्रेक बाइंडिंग होने पर ब्रेक रिलीज और आइसोलेट करने की विधि। यानी फीड बॉगी वाली जो LHB कोच है में यदि ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है तो उसको रिलीज और आइसोलेट करने की विधि क्या है। ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति में उस बॉगी के ब्रेक इंडिकेटर लाल रंग के हो जाएंगे। यदि ब्रेक बाइंडिंग होती है और ब्रेक रिलीज करने के बाद भी उस बॉगी के इंडिकेटर लाल रंग के हो जाते हैं तो समझा जाता है कि ब्रेक बाइंडिंग है। इसको आइसोलेट करने के तरीका ये है, डीवी का मैनुअल रिलीज लीवर खींचे। जो डीवी है उसका मैनुअल रिलीज लीवर होता है उसको खींचे हैं,
यदि खींचने से भी रिलीज नहीं होता है, यदि ब्रेक रिलीज हो जाए तो उस कंडीशन में डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल क्षैतिज स्थिति में उठाकर तार से बांधें और ब्रेक पैनल में लगे आइसोलेटिंग कॉक से एआर को आइसोलेट करें और एआर को खाली करें, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर। एआर का मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वायर। और यदि ब्रेक रिलीज ना हो और यदि डीवी का मैनुअल रिलीज लीवर खींचने के बाद यदि ब्रेक रिलीज नहीं हो तो उसके लिए ब्रेक पैनल में उपस्थित प्रभावित बॉगी का आइसोलेटिंग कॉक को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाएं, जिससे प्रभावित बॉगी आइसोलेट और स्वतः रिलीज हो जाएंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गए हैं तो ब्रेक इंडिकेटर हरा रंग बताएगा। ब्रेक कैलिपर हिलाकर ब्रेक का रिलीज सुनिश्चित करें। ब्रेक सिलेंडर का ब्रेक यदि इससे चले यदि तब भी ब्रेक रिलीज नहीं होते तब आगे ब्रेक सिलेंडर का हेक्साकोनल नट, ब्रेक सिलेंडर जो होता है उसका हेक्साकोनल नट 27 नंबर 40 नंबर स्पेनर से लूज करें। 40 की जगह 42 या 46 स्पेनर से लूज करें और ब्रेक कैलिपर को हिलाकर ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित। ये अलार्म चेन डिवाइस का रीसेटिंग एलएचबी, यानी रीसेट करने के लिए इसका अलार्म पुल हैंडल है ये, और रीसेटिंग करने का स्थान यह है। ये तुम्हारा आइसोलेशन कॉक ऑफ पीईवी, पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, जिससे है। आगे है अलार्म चेन पुल डिवाइस कोच के प्रत्येक कोच में दिए गए हैं। ये दो अलार्म चेन पुल डिवाइस है कोच के प्रत्येक कोच में, यानी कि कोच के प्रत्येक कूप में दिए गए हैं। यानी कि जो कोच होता है एलएचबी उसका जो कूप होता है प्रत्येक कूप में ये जो अलार्म चेन डिवाइस दिए गए हैं, चेन पुल डिवाइस दिए गए हैं। आगे है यदि किसी कोच में चेन पुलिंग हो गया है, यदि किसी कोच में चेन पुलिंग हो गया तो उस कोच के पीईवी जो कोच के अंडर फ्रेम में लगा है 19 mm से तेज हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी। जो पीईवी रहता है उसका जो वाल्व होता है 19 mm का होता है। जब भी चेन पुलिंग होती है तो हिसिंग साउंड के साथ उससे एयर हिसिंग साउंड के साथ बाहर निकलती है, जिससे यह पहचान हो जाती है कि इस कोच में चेन पुलिंग हुई है। आगे है अब उस कोच को पहचान कर कोच के अंदर से उस अलार्म चेन पुल डिवाइस का लोकेशन पता लगाएं जहां से चेन खींची गई है। अलार्म चेन पुल डिवाइस अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाते हैं जो कि चित्र नंबर 1 में दिखाए गए हैं, जो कि चित्र नंबर 1 में दिखाए गए। आगे है अलार्म चेन पुल डिवाइस के बगल में बने स्लॉट में रीसेटिंग चाबी डालकर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, जिससे अलार्म चेन पुल डिवाइस उठकर अपने सही स्थिति में आ जाएगा और पीईवी से निकलने वाले हवा की आवाज भी बंद हो जाएगा। यदि किसी कारण से अलार्म चेन पुल डिवाइस रीसेट नहीं हो रहा है तो अंडर फ्रेम में पीईवी जो 19 mm चौक इसका 19 mm डाया रहता है के पास लगे आइसोलेशन कॉक को बंद कर दें। WLRRM में बीपी और एफपी में निर्धारित प्रेशर सुनिश्चित करें और ब्रेक रिलीज की पुष्टि करने के बाद गाड़ी को चलाएं। आगे है एलएचबी कोच दुरंतों में ब्रेक पाइप मेटेलिक पाइप फटने या क्षतिग्रस्त होने पर कोच बाईपास करने के बाद गाड़ी को चलाने की विधि। जैसे पाइप यदि फट जाता है टूट जाता है तो बाईपास करना पड़ता है, जिसके बाद तुम्हारा बाईपास के बाद जो है एलएचबी कोच को
चलाया जाता है, उसकी विधि के बारे में यहाँ दे रखा है। तो आगे पढ़ लें, देख लें आप। ये तुम्हारा वही है, क्षतिग्रस्त बाईपास करते हैं, उसके बाद जो पाइप वाइप हमारा तुम्हारा एंगल कॉक या मेटालिक पाइप फटने क्षतिग्रस्त होने के कारण बाईपास करने के बाद गाड़ी चलाने की यह विधि है। इसके बाद है टाइप एच टाइप डबल ए आर एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर है। इसके बारे में और जानकारी हम बाद में देंगे। यह कपलर एलएचबी एवं यह कपलर एलएचबी तथा हाइब्रिड कोच में फिट किए गए हैं। इसे डबल ए आर एच टाइप कपलर भी कहते हैं। इस कपलर के डिजाइन में एंटी क्लाइविंग फीचर प्रदान किए गए हैं, जिसके कारण दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ते। इस कपलिंग में नक्कल का वर्टिकल स्लाइडिंग पूर्ण रूप से रुक गया है। नक्कल का जो वर्टिकल स्लाइडिंग है, जो नक्कल एक दूसरे से ऊपर निकल जाते थे, वो पूरी तरह रुक गए हैं। लोकोमोटिव में फिट किए गए वर्तमान डबल ए आर ई टाइप सीवीसी के साथ भी इसे कपल किया जा सकता है। जो ई टाइप डबल ए आर ई टाइप जो कपलर है, वो अधिकतर फिलहाल वैगन जो होते हैं हमारे उनमें उनमें प्रयोग होता है। और हमारे जो एलएचवी कोच हैं, जो हमारे सवारी डिब्बे हैं, उनमें डबल ए आर एच टाइप कपलर प्रयोग हो रहा है। तो ये जो कपलर है हमारा एच टाइप, वो डबल ए आर ई टाइप सीवीसी के साथ इंजन में लगे, यदि इंजन में लगा है तो उसके साथ भी आसानी से कपल किया जा सकता है। कुछ नए लोकोमोटिव में भी एच टाइप सीवीसी फिट किए गए हैं और कुछ एक्टिविटी लोको में भी एच टाइप टाइट लॉक कपलर सीवीसी लगाने का प्रयास चल रहा है, ताकि लोको और कोच का कपल एक समान रहे। आगे है, इस कपलर में ड्रॉ और फोर्जिंग गियर को एक ही यूनिट में असेंबल किए गए हैं। इस कपलर में ड्रॉ और फोर्जिंग गियर को एक ही यूनिट में असेंबल किए गए हैं। यह कपलर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों फोर्स को ट्रांसफर करने में सक्षम। यानी कि ये जो कपलर है पीवीसी, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों फोर्स को ट्रांसमिट करने में सक्षम है। यह डबल ए आर एच टाइप कपलर सीधी लाइन घुमाव या सीधी लाइन या घुमाव के बीच ट्रांजिस्टर में कुछ लिमिटेशन के साथ ऑटोमेटिक कपलिंग में सक्षम है। सीवीसी की ऊंचाई खाली स्थिति में, जो हमारे कोच है और रेल लेवल से जो सीवीसी की ऊंचाई होती है खाली स्थिति में, वो 1105 mm अधिकतम होती है और 1090 mm न्यूनतम होती है। जब हमारा प्रोडक्शन यूनिट होता है, प्रोडक्शन में जब कोच बनते हैं, तो सीवीसी की ऊंचाई मेजर की जाती है खाली स्थिति, तो वो 1105 mm अधिकतम और 1095 न्यूनतम, उनके बीच जो है हम सीवीसी का मेजरमेंट करते हैं। और 1090 mm न्यूनतम है जो वर्कशॉप में चलता है। आगे है, इंजन के नक्कल और एसएलआर के नक्कल की ऊंचाई में अंतर की अनुमेय सीमा 75 mm। यानी कि दो कोच के जो सीवीसी है, उनके नक्कल की ऊंचाई में जो अनुमेय डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होना चाहिए, जिससे कि दोनों कोच दोनों सीवीसी कपल हो जाए, वो 75 mm है। आगे है, यानी कि ये बफर ड्रॉप, अधिकतम बफर ड्रॉप भी 75 mm। आगे है टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की पुर्जे। कपलर हेड, एक कपलर हेड डबल ए आर एच टाइप ड्रॉ वार के साथ, ये है कपलर हेड है। ये कपलर है डबल ए आर एच टाइप ड्रॉ वार के साथ, ये नक्कल है आपका। तो ये है टाइट लॉक कपलर हेड टाइप एच, एच टाइप टाइट लॉक हेड है।
और ये तुम्हारा कपलर सैंक है, ये बियर प्लेट है, और ये है UIC स्टेलाइजिंग लिंक्स। आगे है, ये हो गया आपकी सपोर्टिंग डिवाइस। इस सपोर्टिंग डिवाइस ये क्या करती है, ये सपोर्टिंग डिवाइस तो कोच के हेड स्टॉक में फिट होती है। इसका कार्य होता है सीवीसी को सहारा देना। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 187.5 mm होती है। इसमें प्री कंप्रेस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ये ड्राफ्ट गियर है, ये ड्राफ्ट गियर है, और ये मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस। अब है सीवीसी कपलिंग या अनकपलिंग करते समय सावधानियां। कपल करने की विधि, दोनों कपल को धीमी गति से एक दूसरे के नजदीक 1 मीटर की दूरी पर लाएं और लॉकिंग स्क्रू का अनलॉक होना सुनिश्चित करें। जब लॉकिंग स्क्रू अनलॉक नहीं है तो लॉकिंग स्क्रू को चाबी से घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा और कपलर सेंटर के पोजीशन और अलाइनमेंट चेक करें और 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन को कपल करें। जब कपल हो जाए तो सुनिश्चित कपलिंग के लिए टेल डिवाइस का पोजीशन चेक करें। ये टेल देखना पड़ता है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि सीवी कपल हो गए। और टेल डिवाइस दिखाई देता है तो कपलिंग सही हुआ है, यदि टेल डिवाइस दिखाई नहीं देता है तो कपलिंग सही नहीं हुआ है। इंजन के बाद ये सब एबीसी की लॉकिंग होना सुनिश्चित करें। ये अनकपलिंग करने की विधि है। अनकपलिंग करने के लिए जो अनकपलिंग ऑपरेटिंग हैंडल है उसे दाहिने हाथ से दाहिने और क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर 90 डिग्री में एवं दोनों कोचों को अनकपल कर। तो यही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा प्लीज़। थैंक यू।